हेलो बच्चों, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने 2 क्लास में कुछ अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए और क्वेश्चंस कवर किए और आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो चलो जो हमारी बुक है एपीसी, जो ये है मैंने आपको पहले भी दिखाया, इसके पेज नंबर 6.29 पे आते हैं और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मैं रीड करता हूँ आपके लिए एक बार। ये हमारा क्वेश्चन जो है 2019 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13.8, योगेश commenced business on 1st April 2017 with a capital of 5 lakh and a loan of rupees 1 lakh borrowed from Citibank। अभी देखो ये क्वेश्चन जो है आप आई थिंक आप रीड करते करते ही इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पहले ओरली सॉल्व कराऊंगा, फिर बोर्ड पे सॉल्व करेंगे इसे। On 31st March 2018, his assets were 8 lakh. Calculate his closing capital and profit earned during the year। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि योगेश कुछ कैपिटल लेके आया 5 लाख रुपए की और उसने कुछ लोन लिया 1 लाख रुपए का। तो उसके पास टोटल जो हमारा जो बिजनेस है उसमें कितना पैसा हो गया, 5 लाख कैपिटल प्लस 1 लाख बोरोइंग, 6 लाख का मेरा टोटल कैश बिजनेस में आया एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। और एट द एंड ऑफ द बिजनेस जो है उसका जो उसकी टोटल असेट्स थी वो 8 लाख की हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट बताओ और उसका कैपिटल बताओ। तो देखो हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हमारे टोटल असेट्स यहाँ पे हैं एंड देन लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो योगेश जो है अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख का कैपिटल लेके आया प्लस 1 लाख की उसने बोरोइंग की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ये जो इक्वेशन है विल ऑलवेज सेटिस्फाई। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, जब कैपिटल आई तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है कि वो कैपिटल लेके आया, तो हम ये एज्यूम करें कि वो कैश लेके आया। हम ये नहीं बोल सकते कि हम मतलब वो कोई फर्नीचर लेके आया या कोई बिल्डिंग लेके आया, वो कैश लेके आया। और जब हमने बैंक से बोरोइंग की तो वहां भी हमारे पास कैश आया। ठीक है, तो हमारे पास असेट जो है वो भी बढ़ा, इन कैश इज 6 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि एट द एंड हमारी असेट्स जो है वो 8 लाख की हो गई। तो मान लो कि यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर खूब सारी ट्रांजेक्शन हुई होंगी। मैं आपको बताने के लिए ये डॉट्स लगा रहा हूँ कि खूब सारी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, यहाँ पे मल्टीपल असेट्स आए होंगे गए होंगे। फिर एट द एंड जो है वो बोल रहा है कि हमारे पास कैश 8 लाख का है। ठीक है, कैश इज 8 लाख। तो जैसा आप जानते हो कि असेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का समेशन भी, इन दोनों का सम भी 8 लाख होना चाहिए। बट अभी आप देखो कि मेरे पास इन दोनों का सम 6 लाख है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर मेरी असेट्स 8 लाख की हो गई है तो हमारी बोरोइंग्स जो हमारी लायबिलिटीज है वो तो एज इट इज रही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक जो हमारा नॉर्मल बिजनेस चल रहा है मैं उसमें बोरोइंग करूंगा, बट क्वेश्चन हमें कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन या फिर ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हो नहीं कि हमें और फर्दर बोरोइंग्स की है फ्यूचर में। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि लायबिलिटीज विल बी फिक्स्ड। ओके, तो हमारी लायबिलिटी है 1 लाख की। अब देखो क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे मैं हर दिन कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करता हूं। उस ट्रांजेक्शन से मेरी कुछ कॉस्ट आती है, कुछ मेरा प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो आइदर कैश का पार्ट बनेगा, कैश में जुड़ जाएगा,
या फिर अगर मैंने कुछ उधार पे बेचा है तो डेटर में आके डेटर आउटस्टैंडिंग दिखाएगा यहाँ पे और आपके कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे मेरे पास 1 लाख है, तो मैं जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे विल बी 7 लाख। तो अभी ये जो हमारा है इक्वल हो रहा है। तो आप देखो मेरा कैपिटल, ये जो क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट था कि आपका कैपिटल, एंडिंग कैपिटल क्या है, इज माई 7 लाख। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है कैपिटल इज 7 लाख। अब ये आपसे पूछता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखो जो कैपिटल के अंदर चेंज आया वो किसकी वजह से आया। जब भी कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमारे कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। अगर हमारा कैपिटल बढ़ा है दैट मीन्स कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस है 2 लाख। तो हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है एट द एंड। ठीक है, 7 लाख माइनस 5 लाख, हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ये हम कैसे निकालेंगे, इसका लॉजिकल रीजन क्या है, हमने इसको क्यों कांस्टेंट लिया। ओके, अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इफ इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ 40,000 एंड हैड विथड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। अब देखो सेकेंड जो क्वेश्चन है 13B, उसमें क्या बोल रहा है कि अगर योगेश जो कि प्रोप्राइटर है वो 40,000 का अमाउंट लेके आता और 10,000 वो विड्रॉ करता फॉर एनी रीजन फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस मींस ड्राइंग, तो इसका प्रॉफिट क्या होता इन दैट केस। तो अभी देखो जो मेरा 5 लाख है, 5 लाख इज माई कैपिटल, 5 लाख इज कैपिटल प्लस फ्रॉम दिस फर्स्ट सोल्यूशन वी नो कि हमारा 7 लाख का प्रॉफिट है, मतलब 7 लाख 7 लाख इज माई एंडिंग कैपिटल। ओके, फ्रेश कैपिटल वॉज इंट्रोड्यूस एज 40,000, तो ये इसमें ऐड होगा, माइनस 10,000 क्योंकि उसने ड्राइंग किया था तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 5,30,000 जो है इसका कैपिटल होता या है। ठीक है, नाउ वी नो कि मेरा एंडिंग कैपिटल इज 7 लाख, तो यहाँ से मैं 7 लाख में से 5,30,000 माइनस करूंगा और मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5,30,000, द प्रॉफिट विल बी माई 1,70,000। ओके, तो ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन 13B। ओके, नाउ अब आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे एग्जाम में, मतलब हम ऐसे तो लिख के नहीं दिखा सकते कि हमने एसेट और लायबिलिटीज और ऐसे लिखा और ये सारी चीजें हो गई। ओके, तो अभी इसका एक सिंपल सा मेथड देख लेते हैं कि हम एग्जाम में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो चलो अभी इसको हम प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में करते हैं। अब देखो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल निकाल के हमें दिखाना है। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, नाउ क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है हमें कैपिटल निकालने की। तो अभी जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा कि जब हमें कुछ निकालना होता है तो हम दूसरी वैल्यू को अलग साइड में लेके आते हैं। ओके, तो अभी हम पहला वाला सोल्यूशन एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करेंगे।
हमसे पूछा है क्लोजिंग कैपिटल, तो इक्वेशन विल बी क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू, अब देखो असेट्स जो है हमारा इधर पहले ही प्रेजेंट है, क्लोजिंग असेट। अब जो लायबिलिटी इसके साथ हमेशा रहती है, जैसा कि अगर मैं इक्वेशन को इधर लिखता तो यहाँ पे आता क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग असेट। अब मैं क्लोजिंग लायबिलिटी जो यहाँ पे लिखता है मैं उसको उठा के यहाँ पे लिखूंगा अभी, सो दिस इज माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में अमाउंट्स हमें दिए हुए, हमारा क्लोजिंग कैपिटल इज मिसिंग, तो अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। नाउ वी हैव द क्लोजिंग असेट वैल्यू व्हिच इज 8 लाख, और 13A में हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई है या हमने कोई बोरिंग को बढ़ाया है। तो जो हमारा बोरिंग स्टार्टिंग में है 1 लाख का, हम अज्यूम करेंगे कि वो 1 लाख इज स्टैटिक, मींस एज इट इज 1 लाख है, तो माइनस 1 लाख। So my closing capital will come as 7 lakh. Now the second requirement is to calculate the profit. So my closing, or we can say profit, we not mention it as closing, we can directly say as profit, कि हमारा प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब देखो मैंने जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में भी लिख के दिखाया आपको कि हमारा क्लोजिंग मींस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो सकता है। जो मेरा ओपनिंग कैपिटल है और जो मेरा एंडिंग कैपिटल है वो हमें शो करता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग दैट पीरियड हमने क्या कमाया या हमने क्या गवाया, मींस लॉस किया। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला अभी आपको ये फॉर्मूला लग रहा होगा, बट अगर आपने ढंग से अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट को प्रैक्टिस किया है तो आपको लग रहा है कि मतलब जो हमने अभी पहले किया वो बहुत लॉजिकल था। अभी ये थोड़ा सा हार्ड जा रहा है कि आपको इक्वेशन लिखनी पड़ रही है ये, और फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ रहा है, बट अगर आप इसको लॉजिकली देखो तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्रॉफिट हमारा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल ये निकल के आया 7 लाख, एंड मेरा ओपनिंग कैपिटल क्या था जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है इज 5 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया निकल के, 2 लाख का। ठीक है, आप ये नोट कर लो, फिर सेकेंड पार्ट में चलते हैं। हाँ, तो हमारे अभी सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कुछ एडिशनल कैपिटल योगेश ने इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में विच इज 40,000, और कुछ उसने पर्सनल ड्राइंग की ऑफ रुपीज 10,000। तो अभी हमारे कैपिटल के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो जब मैं कोई नया एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा हूँ, मेरे पास मान लो एग्जांपल, मेरे पास अभी मॉर्निंग में 100 रुपीज मेरे पॉकेट में थे, ठीक है, और मैं बाहर गया, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए, मैंने कुछ बेचा, मेरे पास एक पेन था, मैंने उस पेन को बेचा, और सपोज मैंने उस 10 रुपए के पेन को, मेरे पास 10 पेन थे, मैंने 10 पेन बेचे और हर किसी में मेरे को 2 रुपए का मार्जिन मिला, तो मेरे को 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा कैपिटल जो है 120 हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने हर पेन पे 2 रुपए कमाए, 10 पेन बेचे, तो मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ
एंड ऑफ द डे मेरा कैपिटल 120 हो जाएगा। नाउ सपोज कि अब उस मॉर्निंग में जो मेरे पास 100 थे, जब मैंने पेन भेज दिए उसके बाद मैंने कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर किया, मैंने 5 रुपए का खर्चा किया अपने ऊपर, मैंने 5 रुपए की चाय पी ली, ठीक है, तो ये एक पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो अभी मेरा कैपिटल जो है वो कितना हो गया एट द एंड ऑफ द डे 115 हो गया, ठीक है। नाउ सपोज कि मैंने 10 रुपए और डाले इन द डे, तो मेरा कैपिटल जो है एट द एंड 125 हो गया, ठीक है। तो अभी देखो ड्राइंग से या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से मेरे जो एंड ऑफ द डे में कैपिटल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो वहाँ चेंज आ रहा है। मेरा 120 जब बस मेरा प्रॉफिट था तो मेरा कैपिटल 120 का था, और जैसे ही मैंने उसमें कुछ ड्राइंग्स किए, कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो वो 125 हो गया। अब मुझे ये कैसे पता चले कि मेरा प्रॉफिट कितना है उसके अंदर, ठीक है। तो सेम थिंग, सेम सिनेरियो इस क्वेश्चन के अंदर भी है। वो एडिशनल ड्राइंग किया उसने 10,000 का और एक एडिशनल कैपिटल लेके आया 40,000 का। देखते हैं हम इसे यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज आस्किंग फॉर द प्रॉफिट। तो अभी देखो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा कि जो मेरा प्रॉफिट है, मेरा क्लोजिंग कैपिटल अब देखो जब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और अगर मान लो मेरे वाले एग्जांपल में मेरे को 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, और मैं अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उसकी वजह से मेरे कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरा क्लोजिंग कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, आप सोच के बताओ। जैसे मेरे को 120 इज माई एंडिंग कैपिटल विद माई प्रॉफिट ऑफ ₹20 एंड आई हैव इंट्रोड्यूस ₹10 एज एडिशनल कैपिटल, तो मेरा एंडिंग कैपिटल इज क्या दिखाएगा 130। तो अगर मैं उस अपने एडिशनल जो मेरा एंडिंग कैपिटल है, उस एंडिंग कैपिटल में से इस 10 रुपए की एडिशनल कैपिटल जो मैं उसमें ऐड कर चुका हूं, उसे अगर मैं रिड्यूस करूंगा, तो क्या मैं अपने प्रॉफिट को करेक्टली देख सकता हूं या नहीं, बताओ। 100 is my opening capital. I have earned 20 as profit. 120 is my closing capital. Okay. I have introduced ₹10 as additional capital. So मेरा 130 क्या है अभी एंडिंग कैपिटल, ठीक है। अगर मैं उस 130 में से 10 रुपीज जो मैंने एडिशनल कैपिटल डाला है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, तो मेरा 120 कैपिटल जो है वो बचेगा विद अलॉन्ग विद प्रॉफिट। और अगर मैं उसमें से ओपनिंग कैपिटल को रिड्यूस कर दूंगा 100 को, तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एडिशनल कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ ड्राइंग की, ड्राइंग करने से मेरे कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मेरी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अगर मेरी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वहां कोई लॉस किया है, बट वो क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए हम इसमें ड्राइंग को ऐड करेंगे, बिकॉज वो इस क्लोजिंग कैपिटल में से ऑलरेडी डिडक्टेड है, हमने इस क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए उसको माइनस कर रखा है, ठीक है। तो हम उसे ऐड करेंगे प्लस ड्राइंग, एंड हम ओपनिंग कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। नाउ ये करने के बाद हम अपने प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। तो अभी देखो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना था 7 लाख माइनस माई एडिशनल कैपिटल विच इज 40,000,
plus my drawing 10,000 minus my opening capital which was 5 lakh. ठीक है, तो अभी देखो ये क्या इक्वेशन हमारा करेक्ट बैठा है, हमारा प्रॉफिट करेक्ट है 7 minus 5 is 2 minus 40 is 160 plus 10 is 170, तो 1,70,000 is my profit. तो ये सोल्यूशन था आपका 13B का। अब आपको अगर इसका लॉजिक समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नाउ अब हमारा दूसरा इलस्ट्रेशन है ऑन पेज नंबर 6.15, illustration number 9. Prove that the accounting equation is satisfied in all the following transaction of Sudhir. हमारा illustration है 9। तो देखो क्या है इसमें, started business with cash of rupees 50,000 and goods rupees 20,000. देखो हमारे जो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 50,000, मीन्स हमारा कैश आया है एक, प्लस हमारे पास कुछ गुड्स आए हैं। गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। गुड्स को हम स्टॉक क्यों बोलते हैं, स्टॉक के अंदर हमारे सारे हर टाइप के गुड्स, मतलब इन्वेंट्री आती है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, और हमारा कैपिटल, तो फर्स्ट इज माई कैश इज 50,000 प्लस स्टॉक इज 20,000, और सुधीर की कैपिटल कितनी होगी, वो 50,000 तो कैश लाया और 20,000 स्टॉक लाया, तो 70,000 इज हिज कैपिटल। तो अभी देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। नाउ सेकेंड, bought goods for cash 15,000 and on credit for rupees 10,000। वो कुछ गुड्स खरीद के लाया 15,000 के इन कैश एंड 10,000 के ऑन क्रेडिट। तो देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमारे पास मेरा कैश गया 15,000 का, प्लस मैं क्रेडिट पे कुछ खरीद के लाया हूँ 10,000 का, तो मेरी यहाँ एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, यहाँ पहले 0 था, नाउ लायबिलिटी हैज इंक्रीज्ड। अभी जो मेरा स्टॉक है वो कितने से बढ़ा है, वो बढ़ा है मेरा 25,000 से। ठीक है, तो मेरे स्टॉक के अंदर इज प्लस 25,000। ठीक है, तो अभी मेरा बैलेंस कितना आएगा, देखो 50,000 माइनस 15,000 इज 35,000 प्लस 45,000 हमारे टोटल स्टॉक हो गए, मेरी लायबिलिटी 10,000 हो गई, प्लस 70,000 इज माई कैपिटल। तो अभी देखो 80,000 का मेरा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया और इधर 80,000 का मेरा असेट हो गया। तो अभी भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नाउ माई थर्ड transaction is what, good costing rupees 24,000 sold at a profit of 33.33%,
हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब देखो जिस फॉर्म में यहाँ पे परसेंटेज मेंशन है, आपने मैथमेटिक्स में सॉल्व किया होगा आई थिंक। 33 1/3, दिस मीन्स व्हाट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 33 इंटू 3 इज 99 प्लस दिस 1, so it will become 100 and divided by 3, तो 33.33% ये आपका आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार करके दिखा दूं, अगर आपको नहीं आता तो मेरा ये कैसे मेंशन है बुक्स में, तो ये कैसे सॉल्व होगा? 33 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3, सो it will become 99 and this one will get added to this 99, so it will become 100. Now this 100 will be divided by this 3. 100 divided by 3 is equal to 33.33%. Okay. तो मेरा जो 24,000 का गुड्स जो हमने बेचा है वो 33.33% के प्रॉफिट पे हमने बेचा है। ठीक है, जिसका पेमेंट हमें कैश में रिसीव हुआ है हाफ पेमेंट। ठीक है, तो 24,000 का 33.33% इज 8,000, तो हमें इस ट्रांजेक्शन के अंदर 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखो 24 प्लस 8, 32,000 का मैंने गुड्स बेचा, 32,000 का मैंने सामान बेचा, उसमें से हाफ इज रिसीव्ड इन कैश। कैश में मेरा यहाँ पे हाफ मीन्स 16,000 मुझे कैश में मिला है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ डेटर भी क्रिएट होंगे क्योंकि मेरे को आधा पैसा मिला नहीं है, तो मेरा डेटर कितने का होगा? प्लस 16,000। मेरे गुड्स कितने के गए हैं बाहर? हमने कितने के गुड्स बेचे हैं? 24,000 के। ठीक है, माइनस 24,000। अब इसके अंदर जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है 8,000 का, वो किसका है? वो है ओनर का, तो दैट विल बी एडेड हियर एज कैपिटल 8,000। नाउ हम इसको फिर बैलेंस करते हैं। चलो, अब देखो ये प्लस है, तो हमारा पहले 35 था, अभी मेरे पास कितना हो जाएगा? 51,000 इज माई कैश, इसमें से 24,000 गए, कितना बचेगा? 11,000। नाउ हमारा यहाँ 16,000 है, मेरे पास यहाँ 10,000 की लायबिलिटी है, प्लस मेरा पास 78,000 का कैपिटल, तो दिस इज 88,000। ये 88,000 हो रहा है क्या? 51 प्लस 11 इज 62 प्लस 68 and 78, no, 51 and this I think this is wrong or what? 51,000, 35,000 plus 16,000 is 51,000 plus 11,000 this will be 21,000. okay, so अपना ये अभी बैलेंस हो रहा है 88,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर 4,000। अभी देखो सुधीर ने कुछ ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया जो कि 6,000 का है, और अपने हाउस होल्ड के लिए परचेज किया जो कि 4,000 का है। दैट मीन्स व्हाट, जो 4,000 का उसने अपने घर के लिए परचेज किया वो उसकी ड्राइंग हो गई, और 6,000 का ऑफिस के लिए परचेज किया, तो ऑफिस फर्नीचर एक हमारा असेट हो गया जो ऑफिस यूज के लिए है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कि इसने क्रेडिट पे लिया, तो हम अज्यूम करें कि सारा कैश से गया है। ठीक है, तो योर फोर्थ ट्रांजेक्शन इज $6,000 and 4,000 means we can directly mention 10,000 कि हमारा कैश गया है।
देन हम यहाँ पे फर्नीचर ऐड करेंगे और 6000 एंड 4000 हम ड्राइंग मानेंगे क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए इसने फर्नीचर बाई किया है 4000. So here my capital is 74,000, liability is 10,000. Now this is 41,000, but this is 21,000. This will be 16,000. This is 6,000. Now this will get balanced. 84,000 is my liabilities plus capital and this will be 84,000. Okay, आप ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6.17 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 13. ठीक है, ये भी हमारे फर्स्ट इलस्ट्रेशन की तरह है, फिर देखते हैं इसको प्रैक्टिस के लिए. सुरेंद्र मोहन started business on 1st April 2022 with capital of 7,50,000 and a loan of 2 lakh taken from Punjab National Bank. On 31st March 23, his assets were 15 lakh. Find out his capital on 31st March and profit made or losses incurred during the year 22-23. ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. 13A को आप वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व करने का एक बार ट्राई कर सकते हैं और फिर साथ में देख सकते हैं सॉल्यूशन को. जहां गलत होगा आप वहां करेक्ट कर सकते हैं. अभी देखो, मेरे को कैपिटल निकालना है यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल 31st मार्च पे. क्लोजिंग कैपिटल एज क्लोजिंग assets minus closing liability. मेरा क्लोजिंग असेट उसने कितना बताया, 15 लाख माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना बताया, एज हमने जो लोन लिया था स्टार्टिंग में 2 लाख का और हमारे पास बाकी लोन का इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई मेरी लाइबिलिटी होगी. ठीक है, तो अभी अपना क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ रहा है 13 लाख का. ठीक है, देन हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसका कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर. अभी देखो, जो मेरा प्रॉफिट है, क्लोजिंग कैपिटल मेरा एंड ऑफ द ईयर में कितना कैपिटल है माइनस ओपनिंग कैपिटल. तो अभी देखो, हमारा क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी निकाला इज 13 लाख और मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना था, इज 7,50,000. ठीक है, तो अभी मेरा प्रॉफिट आएगा कितना, 13 माइनस 7,50,000 एज 5,50,000. ठीक है, तो अभी ये हमारा सोल्यूशन है इसका, जिसका लॉजिक हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था. नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,25,000 and had withdrawn 40,000 for personal purpose, find out the profit. ठीक है, तो वो प्रॉफिट
के लिए बोल रहा है कि हमारा अगर हमने इसमें एडिशनल कैपिटल डाला होता और कुछ ड्राइंग्स की होती तो उस केस में हमारा प्रॉफिट क्या होता। अब देखो, ये जो मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 5,50,000 का, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस प्रॉफिट के अंदर मेरा कुछ एडिशनल कैपिटल भी है और हमने इसमें से कुछ ड्राइंग्स भी किए थे, अगर मैं डायरेक्टली इसी में से माइनस कर दूंगा तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, देखो, अगर दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,25,000, दैट मीन्स कि ये मेरा प्रॉफिट 1,25,000 से बढ़ा हुआ है। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इफ इट इंक्लूड्स द एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,25,000, दैट मीन्स कि मेरा ये 1,25,000 से बढ़ा हुआ है, तो मैं 1,25,000 पे माइनस कर दूंगा। और मैंने इसमें से कुछ 40,000 पे माइनस निकाल लिए एज अ ड्राइंग, तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इसमें से 40,000 पे विड्रॉ कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि यहाँ से घटा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा उसको प्लस 40,000। तो अभी आपका प्रॉफिट क्या आया, 5,50,000 माइनस 1,25,000 प्लस 40,000, तो अभी आपका प्रॉफिट आ रहा है 4,65,000। अब हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे पास इनिशियली सारी इंफॉर्मेशन है। मान लो मेरे पास इनिशियली सारी इंफॉर्मेशन थी कि मेरे पास एडिशनल कैपिटल कितना है, उसमें ड्राइंग्स कितनी है, तो जो मेरा ये क्लोजिंग कैपिटल है मैं इसको एडजस्ट कर देता। ठीक है, कि क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करता मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ओनली प्रॉफिट नहीं है, कुछ एडिशनल कैपिटल भी है, तो मैं उसको माइनस करता यहाँ से, कुछ हमने ड्राइंग्स की थी तो मैं उसको ऐड करता इसमें से, और ये फिर ओपनिंग कैपिटल माइनस होता, हमारा प्रॉफिट इतना निकल के आता। ओके, तो आप ये नोट करो, इस लॉजिक को समझो, अगर इस लॉजिक को समझने में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछो। ठीक है, हाँ, तो ये आप क्वेश्चन नोट करो। मिस्टर XYZ started business with rupees 1 lakh, purchased goods from Sham for rupees 20,000, issued bills payable to Sham, goods sold to Ram for rupees 15,000, costing rupees 10,000. ठीक है, bills receivable issued to Ram. XYZ draws rupees 50,000 for personal use. Interest at the rate 10% is charged on drawing. Bought motorcycle for rupees 25,000. ये आप क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम सोल्यूशन करते हैं। चलो अब सोल्यूशन करते हैं हम। हमारा असेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखो, हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 1 लाख। मेरा कैश जो है आया 1 लाख एंड माय कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड एट 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर रुपीज 20,000। हमने श्याम से गुड्स परचेज किए फॉर रुपीज 20,000। दैट मीन्स व्हाट, मैंने श्याम से गुड्स परचेज किए, वो हमने क्रेडिट पे लिए हैं या फिर कैश में। अभी देखो, हमें क्रेडिटर का नाम दे रखा है और वहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि फॉर कैश, अमाउंट तो लिखा रहेगा बट फॉर कैश नहीं लिखा है। दैट मीन्स कि हम ये क्रेडिट पे लेके आए हैं। ठीक है, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई फॉर श्याम my second transaction is
लाइबिलिटी हैज गॉन अप बाय 20,000 और मेरा स्टॉक जो है वो भी बढ़ा 20,000 से। ठीक है, तो अभी आपका इक्वेशन बैलेंस हो रहा है क्या, चेक करते हैं। 1,00,000 का मेरा कैश है, प्लस 20,000 इज माई asset is 1,20,000 and here 20,000 plus 1 lakh, तो मेरा 1,20,000। थर्ड ट्रांजेक्शन इज इशूड बिल्स पेबल टू श्याम। अब देखो मैंने श्याम को बिल्स पेबल इशू किया, इसमें मेरी एक लाइबिलिटी जो है श्याम को जो मैं 20,000 रुपीज देने हैं, उसके बदले मैं उसको बिल्स पेबल मतलब मैं उसे एक नोट लिख के दे रहा हूँ कि हम गारंटी करते हैं कि हम आपको इस डेट पे इतना अमाउंट पे कर देंगे, जैसा कि हमने अपने बेसिक टर्म्स के लेक्चर में पढ़ा था बिल्स पेबल को। ओके, तो अभी इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, उसका इम्पैक्ट यहाँ लाइबिलिटीज साइड पे आएगा। शाम के अकाउंट में से 20,000 रिड्यूस हो जाएंगे और अभी ये हमारा बिल्स पेबल का एक यहाँ पे आइटम ऐड हो जाएगा, बिल्स पेबल, एंड यहाँ पे ये ऐड होगा 20,000 का। ठीक है, ये आपका थर्ड ट्रांजेक्शन था। क्या अभी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? दिस इज 0, दिस इज 20,000, दिस इज 1 लाख। दिस इज सेटिस्फाइड। ओके, नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000। मेरा जो गुड्स है कॉस्टिंग रुपीज 10,000, उसको हमने 15,000 में बेचा है टू राम। ठीक है, फोर्थ ट्रांजेक्शन इज तो गुड्स जो कि 10,000 के थे वो हमने बेच दिए फॉर 15,000 टू राम। हमने उधारी पे बेचे हैं, मतलब किसको? राम को। राम से हमें कितना पैसा मिलेगा? 15,000 का। जो इनके बीच का डिफरेंस है, कॉस्ट माइनस सेल प्राइस, जो है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट इज 5,000। 5,000 इज माई प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। 5,000 भी है। ओके, नाउ वी विल चेक द equation is satisfying or not. So this is 1 lakh, this is 10,000, this is 15,000, so this will become 1,25,000, and here it is 20,000, and here it's 1,05,000. So this is 1,25,000. Okay, so now my next transaction is bills receivable issued to राम। हमने कुछ बिल्स रिसीवेबल इशू किए हैं टू राम। अभी देखो बीआर जो है हमें मिला होगा, राम ने हमें बिल्स रिसीवेबल दिए कि राम ने हमें लिख के दिया कि आई विल पे दिस मच अमाउंट एट दिस डेट। ओके, तो अभी हमारा जो राम का अकाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा इन बिल्स रिसीवेबल्स में। यहाँ से ये रिड्यूस हो जाएगा 15,000 और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 15,000। ये हमारी न्यू इक्वेशन 1 lakh plus this is 10,000, this is 0, this is 15,000, now this is 20,000, and this is 1,05,000. Now our next transaction is XYZ, means draws, the owner draws rupees 50,000 for personal use। उसने पर्सनल यूज के लिए 50,000 विड्रॉ की, मीन्स उसका कैपिटल रिड्यूस हुआ 50,000।
और वो कैश लेके गया है तो हमारा कैश कम हुआ 50,000 का। नाउ दिस वाज आवर सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। नाउ सेवेंथ ट्रांजेक्शन इज व्हाट? मेरा कैश बच गया 50,000 का प्लस 10,000 इज स्टॉक प्लस दिस इज 0 प्लस 50,000 this, so 75,000 here, and here 20,000 plus this is 55,000। तो अभी ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज इंटरेस्ट एट द रेट 10% इज चार्ज ऑन ड्राइंग। हमने इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग पे एट द रेट 10%। अब देखो, मेरा ओनर 50,000 रुपीज़ कैश लेके गया बिजनेस में से। अब बिजनेस के क्लॉज ऐसे थे कि अगर कोई ओनर ड्राइंग करता है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, तो हम उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% का, ठीक है। 50,000 का 10% इज 5,000। तो अब मैं ओनर से जब पैसा मांगता हूँ, तो आप सेंसफुली अगर सोचो कि मेरा खुद का बिजनेस है और मेरे से कोई बोलता है कि आपने अपने ही बिजनेस से पैसे निकाले हैं और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट अपने कंपनी में जमा कराओ, तो क्या मैं जमा कराऊंगा? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस मेरा है, ठीक है। फॉर लीगल पर्पस इट इज सेपरेट, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे को पता है कि ये बिजनेस मेरा है, तो मैं क्यों इंटरेस्ट जमा कराऊं और फिर उसी इंटरेस्ट को फिर से मैं विड्रॉ करूं, ठीक है। तो इसके दो सिनेरियो बन सकते हैं। देखो, पहला सिनेरियो ये कि मैंने 5,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो जब मैंने 5,000 का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो जो इंटरेस्ट है दैट विल बी अ इनकम, दैट विल बी एन इनकम फॉर द बिजनेस। तो इनकम किसके पॉकेट में जाता है? ओनर के पॉकेट में जाता है, ठीक है। तो हम उस 5,000 को यहाँ ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज दिस अकाउंट, जो ये अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, ये हमारे बिजनेस एंटिटी के अंदर अकाउंट है। तो जो बिजनेस एंटिटी और ओनर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बिजनेस एंटिटी इस कैपिटल को एक लाइबिलिटी दिखा रही है और वो बोल रही है कि ये हमारी कैपिटल जो है वो एक लाइबिलिटी है और ये आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी है। तो 55,000 इज द लाइबिलिटी फॉर दिस कंपनी, ओके। अब जो भी प्रॉफिट होता है हम जानते हैं वो ओनर का होता है, तो वो यहाँ के ऐड होगा 5,000, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि अब जब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो हम उसे रिड्यूस कहाँ से करेंगे, ठीक है। और अगर हम रिड्यूस भी करेंगे तो कहाँ, क्यों रिड्यूस करेंगे? देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे छोड़ रहा तो ये एक अनबैलेंस्ड, मतलब ये इनकरेक्ट सोल्यूशन है अपना, क्योंकि अभी बैलेंस नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरा बैलेंस 80,000 आ रहा है और यहाँ 75,000 आ रहा है। तो अभी देखो, जो 5,000 रुपए जो इस कंपनी को लेने हैं वो किससे लेने हैं? ओनर से लेने हैं, ठीक है। और इस ओनर को, इस कंपनी को कितने पैसे वापस देने हैं? 55,000, जो कि उसका कैपिटल है। जैसे मान लो मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है। आई विल पे यू 10,000 रुपीज, बट आपने कुछ मेरे लिए काम किया और सॉरी, मैंने आपके लिए कुछ काम किया जिसके लिए मैंने आपसे 1,000 फीस चार्ज की। तो आप लॉजिकली क्या बोलोगे कि जब आप मेरे को 10,000 देने वाले होगे तो 1,000 रुपये अपने काट लेना और 9,000 रुपये मेरे को दे देना, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। एंटिटी के पास ओनर का पैसा पड़ा है 55,000 का, और जो कि ये एंटिटी की लाइबिलिटी है, और ओनर को इसे 5,000 रुपये रिसीव करने हैं ओनर से, ठीक है। ओनर से ये 5,000 रिसीव करने वाले हैं और इनकी लाइबिलिटी है 55,000 की। तो एंटिटी क्या बोलेगी, जो आप हमें 5,000 रुपये देने वाले हो वो हम आपके कैपिटल से रिड्यूस कर देते हैं, आप हमें मत देना 5,000 रुपये, हम यहाँ से रिड्यूस करते हैं। तो जो रिड्यूस करने का लॉजिक है वो यहाँ से आ रहा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वो सेपरेट है। तो अब हम इसकी, जो हमें पैसा यहाँ से रिसीव होने वाला है ओनर से, वो रिसीव एक्चुअल में होगा नहीं, तो हम उसके कैपिटल को, जो बिजनेस के पास उसका पैसा पड़ा है, जो कि उसे ये एक लाइबिलिटी है, अपनी लाइबिलिटी को वो कम कर देगा 5,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे नील इम्पैक्ट आएगा।
दिस विल रिमेन 55,000। बट आपको इसका ट्रीटमेंट तो दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा विद लॉजिक्स, मैंने आपको बताया। अब सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि जब आपने ओनर को बोला कि आपकी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% का, तो ओनर ने सिंपली आपको 5,000 पे कर दिया। तो उस केस में 5,000 जो कि कंपनी की इनकम होगी वो कैपिटल में ऐड होगी आके, दिस वन 5,000 यहाँ ऐड होगा, और कैश आपको मिला है तो यहाँ पे 5,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इन दैट वे दिस विल वर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉट मोटरसाइकिल फॉर ₹25,000। तो अभी हमारा ये नया इक्वेशन ये है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब 8th ट्रांजेक्शन इज व्हाट, बॉट मोटरसाइकिल फॉर ₹25,000। इस पॉइंट के अंदर क्या कैच है? इस पॉइंट के अंदर ये कैच है कि अब हम इसे ड्राइंग मानेंगे या फिर बिजनेस यूज के लिए मानेंगे। तो जब वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है कि वो ड्राइंग है या फिर पर्सनल यूज के लिए है, तो हम इसे एक बिजनेस पर्पस के लिए ही मानेंगे, भले ही वो मोटरसाइकिल हो या फिर आपका आईफोन हो या कुछ भी हो। आपने जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि ये ड्राइंग है या फिर पर्सनल यूज के लिए है, तो हम उसे बिजनेस यूज के लिए मानेंगे। तो हमारा एक मोटरसाइकिल का अकाउंट मीन्स असेट का अकाउंट यहाँ ऐड होगा 25,000, और यहाँ से रिड्यूस होगा 25,000। हमारा इक्वेशन तब भी बैलेंस है। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमने सब कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कवर कर लिया है अभी तक। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो यू कैन कनेक्ट विद मी। और आज का हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास से डेबिट क्रेडिट के रूल्स पे जाएंगे, देन फिर जर्नल एंट्रीज पे जाएंगे। ओके, थैंक यू।